नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर का अंक विभाजन कुछ इस प्रकार है। इसमें से आपको एक अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेगा और 2 आपको लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये 3 प्रश्न जो होंगे टोटल 4 अंक के होंगे। तो 4 अंक जो है आपको प्राप्त करने के लिए आपको इस पैटर्न के अनुसार पढ़ना होगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप इम्पोर्टेंट समझ के अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इसके 99% चांस होंगे कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसी चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए यहाँ का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है। तो जो लेंज नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते ही हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा इसका विमेय सूत्र लिखिए। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो अपन सूत्र लिखते हैं वो होता है φb बराबर b वेक्टर डॉट a वेक्टर। परिभाषा जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और अगर इसकी बीमा निकालनी है तो जो b और a की बीमा होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल की जो बीमा होगी वो इसकी बीमा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा जो होती है m1 L0 T-2 A-1 होती है और क्षेत्रफल की विमा L² होती है। इनका गुणा करेंगे तो ये इसकी विमा हो जाएगी। और φb का मात्रक जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर होता है और इसी को अपन कंबाइंड में क्या बोलते हैं, वेबर। और वेबर के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, WB यूज करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरण गुणांक पूछा है हमसे, ना कि स्वप्रेरण पूछा है। तो स्वप्रेरण गुणांक को हम L से व्यक्त करते हैं। तो इस केस में जो प्रेरित विद्युत भागबल का सूत्र आता है वो आता है E बराबर -L DI/dt। तो यहाँ से L का फॉर्मूला बन जाता है E में भाग लग जाएगा DI/dt का। तो L बराबर हो जाता है -E DI/dt। जहाँ पे DI/dt जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है। तो L किसके बराबर हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर का मतलब है DI/dt का मान 1 एम्पियर पर सेकंड है। तो प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल, तो प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत भागबल होगा वह स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो सूत्र से हमारी परिभाषा बन गई कि अगर DI/dt यानी प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर है तो प्रेरित विद्युत भागबल स्वप्रेरण के बराबर होगा। इसे अपन स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो इसका मात्रक देखिए कैसे बनाएंगे, L का मात्रक कैसे होगा, और जो L का मात्रक होगा वही M का मात्रक होगा। सूत्र में पता है -E DI/dt, तो ये लिख दिया अपन ने। तो E का मात्रक क्या होता है, प्रेरित विद्युत भागबल का मात्रक होता है बोल्ट गुणा बोल्ट होता है। प्रेरित विद्युत भागबल का मात्रक क्या होता है, बोल्ट। DI/dt का मात्रक, DI मतलब धारा का मात्रक एम्पियर और भाग में dt है, dt का मात्रक सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में सेकंड। तो बोल्ट गुणा सेकंड बटा एम्पियर को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हेनरी। तो ऐसा ही मात्रक आप L का याद कर लो, हेनरी होता है। हेनरी की बीमा यानी L की बीमा निकालनी है या M की बीमा निकालनी है, तो L की बीमा और M की बीमा सेम होगी। तो प्रेरित विद्युत भागबल की बीमा जो होती है M1 L² T-3 A-1 होती है। इसमें अपन DI/dt की बीमा निकालेंगे तो A1 T-1 होगी। तो इसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास बीमा ये प्राप्त होगी। तो इस तरीके से अपन स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दे सकते हैं और इसका मात्रक बता सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जड़त्व का नियम अपन पढ़ते हैं 11वीं क्लास में। जो किसी चीज़ का विरोध करे तो उसी को अपन जड़त्व कहते हैं।
यांत्रिकी में अपन ने जड़त्व पढ़ा था, तो लेकिन स्वप्रेरण में जड़त्व क्यों कहा है इसे? क्योंकि स्वप्रेरण के द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल, क्योंकि स्वप्रेरण के द्वारा जो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है वो परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए इसे अपन विद्युत का जड़त्व कहते हैं। तो याद रख लेना कि स्वप्रेरण द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन हमारा कि प्रतिरोध बॉक्स जो होता है यानी रजिस्टेंस बॉक्स जो होता है, उस रजिस्टेंस बॉक्स के अंदर तार की कुंडलियों को दोहरा क्यों लपेटा जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उसमें अपन जो लपेटते हैं, देखिए आप इस तार को देखोगे तो ये तार देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर वापस से यहाँ से दोहरा हो गया, दोहरा लिपट गया, दोहरा लिपट के वापस से ये यहाँ पे इस तरीके से चला गया। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रेरित धारा की दिशा एक तो इधर हो गई और एक प्रेरित धारा की दिशा इधर हो गई, और ये प्रेरित धारा की दिशा जो आई है वो स्वप्रेरण के कारण आई है, क्योंकि धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो खुद ही प्रेरणा पाकर उसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, उसकी दिशा इस तरफ हो गई, ये स्वप्रेरण के कारण। तो हम यहाँ पर ये प्रेरित धारा की दिशा इधर और ये इधर, तो हम स्वप्रेरण के प्रभाव से उत्पन्न धाराओं का प्रभाव ही समाप्त कर देते हैं, इसलिए क्योंकि स्वप्रेरण के कारण भी क्या है, धाराएं उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धाराओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर कुंडलियों को दोहरा लपेटते हैं, दोहरा मोड़ते हैं, जिससे कि जो है धाराओं का प्रभाव समाप्त हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता एन फाई है तथा उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो उसका अनुपात क्या कहलाएगा। तो एन फाई जो है और आई का जो अनुपात है, एन फाई और आई का जो अनुपात है वो एल कहलाता है। एल जो होता है वो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो याद रख लेना एन फाई बटा आई जो होता है वो एल के बराबर होता है, इसे अपन स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरकत्व, यहाँ पे प्रेरण नहीं है, ये प्रेरकत्व का विमेय सूत्र लिखना है अपने को। तो अन्योन्य प्रेरण में हम जो प्रेरित विद्युत भाग बल प्राप्त होता है वो दूसरी कुंडली में प्राप्त होता है E2 में। E2 बराबर होता है माइनस का M21 di1 बटा dt, यानी अगर हम प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित कराते हैं तो दूसरी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तो E2 बराबर M माइनस का M21 di1 बटा dt। तो M21 की विमा, इस सूत्र को अपन पलट देंगे तो माइनस का E2 बटा di1 बटा dt होगा। तो इसकी विमा और L की विमा सेम होती है, तो अन्योन्य प्रेरण का भी विमीय सूत्र और एल का विमीय सूत्र सेम ही होता है। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन कि दो कुंडली ए व बी के लिए चुंबकीय फ्लक्स फाई एवं विद्युत धारा के मध्य आरेख दर्शाया गया है, तो किस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। तो देखिए हमें चुंबकीय फ्लक्स फाई और विद्युत धारा में, फाई में और विद्युत धारा में हमें यहाँ पे आरेख बताया गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एन फाई बटा आई जो होता है वो स्वप्रेरकत्व को बताता है, एल को बताता है, एल को बताता है। तो अगर हम फाई का और आई का अगर हम ग्राफ बनाएं, ढाल निकालें, तो वो ढाल जो होगा वो, तो इस ग्राफ का जो ढाल है वो टेन थीटा अगर अपन निकालें तो जिसका थीटा का मान ज़्यादा होगा उसका स्वप्रेरण गुणांक भी ज़्यादा होगा। तो पहले वाले के लिए थीटा ए कोण है, दूसरे वाले के लिए थीटा बी कोण है। तो यहाँ पे अगर अपन इसका ढाल निकालें तो फाई बटा आई आएगा। तो फाई बटा आई पहले वाले के लिए टेन थीटा ए और दूसरे वाले के लिए टेन थीटा बी। तो कोण किसका ज़्यादा है, आप तो इसमें ध्यान रखो, जिसका कोण ज़्यादा होगा उसी का प्रेरण गुणांक अधिक होगा, स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। तो यहाँ पे स्वप्रेरकत्व जो अधिक होगा बी वाले का अधिक होगा, बी वाले का अधिक होगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे तो ये बताया कि एन फाई जो होता है वो समानुपाती होता है आई के। तो समानुपाती निशान को उठाते हैं तो एल आते हैं। तो हमने अभी इससे पहले लिख ही दिया था कि एन फाई बटा आई का जो अनुपात होता है वो एल के बराबर होता है। तो जिसका कोण ज़्यादा होगा उसी का जो स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता बताइए। संधारित्र की ध्रुवता मतलब किसके ऊपर प्लस आएगा, किसके ऊपर माइनस आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, अगर अपन इस मैग्नेट को अगर इधर खींच के लेके जाते हैं तो इसका विरोध होता है, तो विरोध करने के लिए यहाँ पर बनता है एस ध्रुव, और इधर अपन एस ध्रुव को लेके आते हैं तो एस ध्रुव का विरोध करने के लिए, क्योंकि पास में ला रहे हैं एन ध्रुव को, अगर पास में ला रहे हैं, देखिए इसमें ये एस नहीं बनेगा, इसमें देखिए अगर अपन एन ध्रुव को पास में ला रहे हैं तो इसका विरोध करने के लिए इसमें बनेगा एस ध्रुव। एन और एस तो समान हो गए, नहीं एन ध्रुव को ला रहे हैं तो यहाँ पर एन ध्रुव भी बनेगा। अगर एस ध्रुव को पास ला रहे हैं तो इधर से देखेंगे तो इधर एस ध्रुव भी बनेगा, क्योंकि तभी इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर ऐसा है तो धारा की दिशा
संधारित्र की ध्रुवता बतानी है हमें, तो संधारित्र की ध्रुवता बतानी है तो प्लेट ए की ध्रुवता प्लेट बी की ध्रुवता के सापेक्ष धनात्मक होगी, क्योंकि इसमें अगर हम एस की बात करें तो एस को ला रहे हैं तो इधर क्या बन रहा है, एस ही बन रहा है। तो एस बन रहा है तो एस के कारण धारा की दिशा क्या होगी, नीचे, और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो धारा की दिशा जो होती है वो इस तरीके से धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ निकलेगी। तो इस तरीके से धन आवेश की गति की दिशा में होगी। तो ये जो है ए वाली प्लेट धनात्मक होगी, बी वाली ऋणात्मक होगी। तो इसमें प्लेट ए की ध्रुवता प्लेट बी की ध्रुवता के सापेक्ष धनात्मक होगी। तो यहाँ आप किसी एक को कंसिडर करके इसकी दिशा बता सकते हो। जैसे अपन ने ये वाला लिया है कि अगर एस अगर मान लो पास में आ रहा है तो इसका विरोध करने के लिए एस ध्रुव भी बनेगा, और एस ध्रुव बनेगा तो धारा की दिशा जो होगी नीचे की तरफ ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब धारा अगर ऐसे बह रही है तो धनावेश गति कर रहा है, यहाँ आके इकट्ठा होगा धनावेश पूरा, यहाँ धनावेश इकट्ठा होगा तो इसके विपरीत इधर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। इसलिए प्लेट ए की ध्रुवता जो है प्लेट बी की ध्रुवता के सापेक्ष क्या होगी, धनात्मक होगी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्न चित्र में दो कुंडलियाँ ए बी ये रही, सी डी ये रही, के बीच एक छड़ चुंबक, इसके बीच में एक छड़ चुंबक है। एन एस को तीर की दिशा, ये तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्ती होगी। तो बाईं ओर का मतलब इधर से देखने पर वामावर्ती होगी, वो हमें बताना है। तो बाईं तरफ से यानी अपन इधर से देखेंगे तो वामावर्ती किधर होगी। तो देखो छड़ चुंबक इस तरफ गति कर रही है, तो एस ध्रुव इस सी डी के पास में जा रहा है, तो विरोध करने के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, एस बनेगा। और अगर इससे एन ध्रुव दूर जा रहा है तो इसको खींचने के लिए इधर कौन सा ध्रुव बनेगा, एस। तो इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा, एन, और इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा, एन। तो अगर अपन इसको बाएं तरफ देखते हैं तो इस वाली कुंडली में इधर से वामावर्त दिशा बहती है, इधर से देखते हैं तो कौन सी, वामावर्त। तो वामावर्त का मतलब होता है एन ध्रुव बनना, और एस का मतलब होता है दक्षिणावर्त। तो इधर से तो एन बनेगा ना, ये एन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन। तो बाईं ओर से देखने पर वामावर्ती जो बनेगी वो ए बी के अंदर दिखाई देगी। तो आ गया होगा समझ में, ए बी के अंदर दिखाई देगा बाईं तरफ से देखने पर। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आयताकार लूप ए बी सी डी आयताकार लूप एक लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है समरूप है और लंबवत है के अनुसार गति कर रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कितना होगा, 0। तो ध्यान रखना, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ही गति करवा रहे अंदर की तरफ ही, तो बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। तो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम, अरे लेंज का नियम तो वह है कि जो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं कि किसी परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है या फिर जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। तो ये लेंज का नियम है, सरल है ये तो। नेक्स्ट इसके बाद में अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। स्वप्रेरण तो पढ़ ही लिया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सूत्र को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, E2 बराबर माइनस का M21 DI1 बटा DT होता है। तो M21 हो जाएगा माइनस E2 बटा DI1 बटा DT। अगर हम DI1 बटा DT को 1 एम्पियर पर सेकेंड माने तो M21 जो होगा माइनस का E2 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक विद्युत धारा परिवर्तन की दर के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यानी हम प्राथमिक कुंडली में एकांक विद्युत धारा की परिवर्तन की दर करेंगे तब जाकर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो इसी घटना को अपन अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वप्रेरकत्व L की कुंडली में धारा I स्थापित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी।
अगर हमारे पास स्वप्रेरक तो एल की कुंडली है और आई धारा है, तो उसके लिए जो संचित ऊर्जा होगी वो 1/2 एल आई स्क्वायर होगी, 1/2 एल आई स्क्वायर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है। तो आंकिक प्रश्न आपको इसी चैप्टर में से मिलेगा। तो किसी विद्युत परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत भाग बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो बताइए, जब हमारे पास डेल्टा टी यानी समय 0.1 सेकंड दे रखा है और धारा कितनी गिर रही है, डेल्टा आई 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है, 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है। तो लास्ट वाली कौन सी है, 1, और पहले वाली कौन सी है, 5। तो 1 में से 5 को घटाएंगे तो -4 एम्पियर आएगा डेल्टा ई। और प्रेरित विद्युत भाग बल कितना है, 200 वोल्ट। तो हमें स्वप्रेरकता आकलन करने के लिए बोला, नहीं एल आकलन करने के लिए बोला है। और हम जानते हैं कि ई बराबर होता है -LdI/dt। तो एल बराबर क्या हो जाएगा फिर इसी सूत्र से, अगर हम dI/dt को ΔI/ΔT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा -E माइनस ई का मान 200 है, 200 लिख दिया। डेल्टा आई का मान -4 है तो -4 लिख दिया। और बटा में डेल्टा टी को ऊपर ले गए तो गुणा करेंगे, तो 0.1 सेकंड, तो 0.1 से गुणा कर दिया। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 हेनरी। इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा, 5 हेनरी, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रा की क्या होता है, हेनरी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 हेनरी। ये वाला सूत्र जिसको याद होगा वो आराम से इस न्यूमेरिकल को कर देगा। एल बराबर -E डेल्टा I/ΔT होता है। ई का मान 200 वोल्ट है, डेल्टा आई का मान -4 एम्पियर है और डेल्टा टी का मान 0.1 है। तो रख दो और एल बराबर 5 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है, यानी एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है तथा यह 2.5 टेस्ला, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हो आप, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। लूप के बाहर, अगर हम लूप के बाहर जाएं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। यदि लूप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करवाता हुआ क्षेत्र से बाहर आ रहा हो तो 1 सेकंड के पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत भाग बल का मान कितना होगा। तो हमें 1 सेकंड के पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत भाग बल का मान बताना है। तो चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि लंबाई 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4, और इसको अपन बाहर ले रहे हैं तो बाहर की दूरी कितनी है, 2 मीटर की। तो दूरी का सूत्र होता है 4 गुणा समय, 4 गुणा समय। तो चाल 2 है, समय 1 है। भाई हमारे पास चाल कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड, ये रहा। समय कितना दे रखा है, 1 सेकंड। तो हमारे पास दूरी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। इसका मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड वेग से अगर गति कर रहा है तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा 1 सेकंड में, 2 मीटर की। प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स का मान अपन बताएं तो φ1 बराबर होता है BA। तो चुंबकीय क्षेत्र तो 2.5 टेस्ला है ही, और प्रारंभिक क्षेत्रफल 4 गुणा 4 का ही होगा क्योंकि ये प्रारंभिक है। तो 4 गुणा 4 लिखेंगे तो 40 वेबर। अंतिम चुंबकीय फ्लक्स में क्या आ जाएगा, हमने इसको खींच कर यहाँ तक ले आए तो ये लंबाई तो 4 है और ये कितना है, 2। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 4 गुणा 2 और बी का मान कितना है, 2.5। तो 20 वेबर हो जाएगा। प्रेरित विद्युत भाग बल का सूत्र होता है E बराबर -N/d डेल्टा φ/डेल्टा टी। डेल्टा φ/डेल्टा टी होता है। माइनस n का मान कितना दे रखा है, फेरों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, इसमें वर्गाकार लूप है और एक ही है तो एक ही आएगा। और डेल्टा फाई को अपन φ2 - φ1 लिख सकते हैं। तो φ2 अंतिम है और φ1 प्रारंभिक है। तो 20 माइनस कितना करेंगे अपन, 40। तो 20 - 40 लिख दिया। डेल्टा टी 1 है तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20 वोल्ट। तो इस तरीके से कितना आसान प्रश्न था भाई। अगर आप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत गति कराते हो तो 2 मीटर की तय करेगा 1 सेकंड में। तो बाहर आ गया। तो ये एरिया अंतिम और ये प्रारंभिक। प्रारंभिक में चुंबकीय फ्लक्स आएगा 40 वेबर, अंतिम में चुंबकीय फ्लक्स आएगा 20 वेबर। तो डेल्टा फाई φ2 - φ1 आएगा, इसको घटाएंगे और डेल्टा टी 1 आएगा तो 20 वोल्ट इसका आंसर आएगा। सिंपल सा, केवल आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए, E बराबर माइनस का डेल्टा φ/डेल्टा टी। इसके आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो भी इसी सूत्र से हो रहा है, E बराबर BLB करवा रखा है। पूर्व से पश्चिम दिशा में
स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 10⁻⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार के सिरों के मध्य विद्युत बल के तात्क्षणिक मान की गणना कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में आप पूर्व पश्चिम किसी पे ध्यान मत दो, आपको तो ये ध्यान देना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है 0.3 × 10⁻⁴, लंबाई 2 मीटर, वेग 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। तो जब अगर गिर रहा है या गति होती है तो विद्युत बल का सूत्र आता है BLB। तो BLB में मान रख दो, बोल्ट में आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। पूर्व से पश्चिम, जैसे अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो अगर आप चित्र में बनाओ कि ये देखो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। स्थित कोई 2 मीटर का लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक के लंबवत, क्षैतिज घटक, तो इसके क्षैतिज घटक के लंबवत अगर गिर रहा है 5 मीटर तो विद्युत बल E बराबर BLB आएगा। VLB आएगा क्योंकि जब हम खींचते हैं उसको तो सूत्र BLB आता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, एक कुंडली से वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान क्या होगा। तो अभी जो सूत्र इससे पहले प्रश्न में जो सूत्र काम में लिया था वही आएगा, E बराबर -n डेल्टा I, E बराबर -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। तो n का मान फेरों की संख्या 1 ही आएगी, डेल्टा फाई आएगा φ2 - φ1 बटा डेल्टा टी। φ2 का मान कितना है यहाँ पे 0.1 और φ1 का मान कितना है 1 और डेल्टा टी का मान कितना है 0.1। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 9 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। इस सूत्र की सहायता से हो जाएगा, -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अगर XY तल में रखी 0.2 केप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से B वेक्टर टेस्ला का वृत्त फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। दोबारा पढ़ लो, XY तल में रखी 0.2 केप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से B टेस्ला का वृत्त फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फ्लक्स का सूत्र B बराबर B डॉट A होता है। क्षेत्रफल K केप में है और B ये दे ही रखा है हमें, ये I केप मतलब X दिशा में और ये Z दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, I और K में। तो और क्षेत्रफल सदिश दे रखा है, तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे B का और A का, B का और A का। तो फाई B बराबर B डॉट A होता है, तो B यहाँ पे लिखेंगे, डॉट A यहाँ लिखेंगे। तो 3 I केप प्लस 4 केप डॉट 0.2 केप, तो 3 I केप का गुणा अगर अपन 0.2 केप से करते हैं तो 3 गुणा 0.2 0.6 आ जाता है और यहाँ पे I केप डॉट K केप आ जाता है, प्लस 4 का गुणा 0.2 से करते हैं तो 0.8 और K केप डॉट K केप आ जाता है। I केप का गुणा K से कर रहे हैं तो विपरीत हो रहा है, विपरीत का मान क्या होता है यहाँ पे 0, तो ये मान 0 हो जाएगा। K केप डॉट K केप करेंगे तो इसका मान 1 आएगा, तो 0.8 का गुणा X से करेंगे तो 0.8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मात्रक वेबर, क्योंकि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर। आसान सा सवाल है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आपको फ्लक्स का सूत्र लगाना है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है। I केप डॉट I केप का मान 1 होता है, J केप डॉट J केप का मान 1 होता है। यानी समान समान का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है और विपरीत का करते हैं तो जैसे I केप का गुणा J से कर दिया तो माइनस क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 2 एम्पियर की है और 5 मिलीसेकंड में शून्य कर दे तो प्राथमिक कुंडली में 20 मिली वोल्ट का प्रेरित बल उत्पन्न हो जाता है, तो उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र देखिए, यह सूत्र जो है ये हमें पता है और यहाँ पे बोला है कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 2 एम्पियर की धारा को हमने 5 मिली सेकंड में शून्य कर दिया। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो सेकंड, मिली को हटा के 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। हमें बहने वाली धारा यानी प्राथमिक कुंडली में धारा DI1 दे रखा है 2 एम्पियर और तो 2 एम्पियर दे रखा है, तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 2 एम्पियर है। कितनी है 2 एम्पियर है। और E2 जो द्वितीय कुंडली में E2 20 मिली वोल्ट है, मिली मतलब 10⁻³ ये दे रखा है। M21 निकालना है, माइनस का E2 बटा DI1 बटा DT, तो E2 का मान कितना है हमारे पास 20 गुणा 10⁻³ ये लिख दिया। DI1 का मान कितना है 2 माइनस का 2, क्योंकि 0 से बढ़कर 2 तक जा रहा है तो घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। और यहाँ पे DT जो है समय वो गुणा होगा, तो इसको हल करेंगे तो 50 माइक्रो हेनरी आ जाएगा। 10⁻⁻6 को माइक्रो लिखेंगे, माइक्रो हेनरी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 24वां,
फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में से देख के लिख लेना। और ये जो है ये प्रसन्न गतिक विद्युत भाग बल E बराबर VLB न्यूमेरिकल में काम आया था, इसका सिद्धिकरण करना है। स्वप्रेरण बार बार में आ रहा था, स्वप्रेरक की उत्पत्ति यानी ये वाला सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो ये आप अपने नोट्स से कंप्लीट कर लें। इस तरीके से हमने छठे चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और ये जो बड़े क्वेश्चन हैं इनको आप अपने नोट्सों में से देख के लिख लें, सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये जो 8वां प्रश्न जो देख रहे हो ये मॉडल पेपर का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लें। तो इनको तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है, इसके अलावा आप अपनी तरफ से थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएँ, पूरे में से पूरे आएँ। तो हम इसी तरीके से अब नेक्स्ट चैप्टर 7 का अपन सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।